हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम डायनेस्टीज के बारे में जानेंगे, उनका उदय कैसे हुआ। मीन्स की डायनेस्टीज होती है कि एक ही वंश के राजा, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मुगल डायनेस्टी के बारे में बात कर लें तो पहले कौन था। पहले बाबर था, बाबर का पुत्र हुमायूं आ गया, हुमायूं का पुत्र अकबर आ गया, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। तो एक ही राजवंश ने इंडिया के ऊपर राज्य किया था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डायनेस्टी बोल देते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी डायनेस्टी जो 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में आती है, उनके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि चैप्टर अच्छे से क्लियर हो, तो इसलिए मैंने राजाओं की जो इसमें डायनेस्टीज में आते हैं पावरफुल, तो उनकी पिक्चर भी लगाई हुई है। तो पिक्चर से आपको इस चैप्टर की क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, मैनी न्यू डायनेस्टीज emerged आफ्टर द 7th सेंचुरी। तो कहता कि 7वीं शताब्दी के बाद कई नए राजवंशों का उदय हुआ। तो राजवंश मैंने आपको बता दिया, एक के बाद एक राजा होता है जिनका एक ही वंश का। मैप 1 shows the major ruling dynasties in different part of the subcontinent between the 7th and the 12th centuries। हाँ जी, तो यहाँ पे एक वर्ड आया आपका सब कॉन्टिनेंट। तो पहले सब कॉन्टिनेंट आपको पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंट के बारे में आपको पता है कि जमीन का बड़ा हिस्सा होता है, लैंड वाला हिस्सा होता है। तो कितने कॉन्टिनेंट से हमने जियोग्राफी में किया हुआ है। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, उपमहाद्वीप जिसको बोल देते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, उपमहाद्वीप। मीन्स कि एक विशाल महाद्वीप का हिस्सा होता है। मीन्स कि सब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा होता है जो बहुत सारे देशों से मिलके बनता है। एक कॉन्टिनेंट क्या होता है कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा ही होता है कॉन्टिनेंट के बाद जो आ जाता है। ठीक है, उपमहाद्वीप एक विशाल महाद्वीप का हिस्सा होता है। तो क्लियर है कि उपमहाद्वीप जो होता है विशाल महाद्वीप का ही एक हिस्सा होता है, कॉन्टिनेंट का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें अलग अलग देश मिलके इसको बनाते हैं। हाँ जी, तो अब कहता है कि मानचित्र जो एक है, ठीक है, जो मैप फर्स्ट है, क्या कहता है कि उसमें उपमहाद्वीप में अलग अलग हिस्सों में 7वीं से 12वीं जो सेंचुरी शताब्दी के बीच में जो शासन करने वाले प्रमुख जो राजवंश हुए हैं उनको दिखाया गया है। उनके बारे में सारा कुछ बताया गया है, कहाँ कहाँ पे वो राज करते थे उनको दिखाया है। तो अब मैप को देखते हैं। हाँ जी, ये मैप 1 है, मेजर किंगडम्स 7th 12th सेंचुरीज। तो 7वीं और 12वीं शताब्दी के प्रमुख जो राज्य है इसमें आ जाते हैं। तो आगे कहता है लोकेट द, फाइंड आउट करो, लोकेट करो कौन सी जगह, गुज्जर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटस, पाल्स, चौल्स एंड चाहुमन्स, जिनको चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। तो कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट्स ओवर विच दे आर एक्सरसाइज्ड कंट्रोल। तो कहता है कि इनके स्थानों का निर्धारण करें, कहाँ कहाँ पे ये मिलती हैं। क्या आज आप आज के उन राज्यों के पहचान कर सकते हैं कि जहाँ पे ये मौजूद थे। ठीक है, तो पहले कहाँ पे थे, तो आज के समय में बताओ कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रकूट हो गया, महाराष्ट्र वाले एरिया में आ जाते हैं। तो आज के हिसाब से कि उनको प्रेजेंट के हिसाब से फाइंड आउट करना है। तो चलो अब मैप को देखते हैं। हाँ जी, तो किसी भी मैप को रीड करने से पहले हमें मैप के डायरेक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। तो ऊपर वाला ये होता है आपका नॉर्थ आ जाता है, नीचे वाला हिस्सा साउथ आ जाता है। तो जो आपका राइट हैंड है तो उस तरफ ईस्ट आ जाता है, वेस्ट जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाएगा। तो उनके बीच में जो डायरेक्शन होती है इंटरमीडिएट डायरेक्शन जिनको बोलते हैं। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी, और नीचे जो आपकी डायरेक्शन आएगी वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट हो जाती है, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट बोल देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैप को पढ़ने के लिए आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो मैप को अच्छे से देखते हैं। डायरेक्शन हमने देख ली। लोकेट द गुज्जर प्रतिहार। तो गुज्जर प्रतिहार कहाँ पे है, तो ये हमारा आ गया गुज्जर प्रतिहार, ये वाला हिस्सा है ना। तो ये गुज्जर प्रतिहार का हिस्सा है, ये लिखा हुआ है।
तो उसके बाद कहता है राष्ट्रकूटा, तो ये राष्ट्रकूटा का हिस्सा आ गया, ये वाला जो सारा है। तो उसके बाद है पाल्स, तो पाल्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये हमारे आ गए पाल्स का हिस्सा आ गया ये वाला। तो उसके बाद चौल आ गए, तो ये हमारे चौल्स आ गए। उसके बाद है चाहुमंस, और इसको चौहान्स भी बोल देते, तो ये हमारे चाहुमंस आ गए। उसके बाद कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट ओवर विच दे एक्सरसाइज्ड कंट्रोल। हाँ जी, कहता है कि क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर इनका कंट्रोल था, जो ये पहले था, ये महाराष्ट्र का आ गया, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा आ गया, ठीक है। तो कहता है कि इनकी पहचान कर सकते हो क्या आप। हाँ जी, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है फ्लैक्चुलेटिंग, ठीक है। तो फ्लैक्चुलेटिंग क्या होता है कि बढ़ना या घटना, बढ़ना या घटना, इसका मतलब एक होता है कि परिवर्तनशील, बदलता रहता है जो। तो फ्रंटियर्स होती है सीमाएं, तो फ्रंटियर्स होती है सीमाएं। तो कहता है कि जो ये थे ना, इनकी सीमाएं बदलती रहती थी, जो शासक थे यहाँ पे, राजवंश थे। जैसे राष्ट्रकूट है, सपोज करो राष्ट्रकूटों ने जो यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार के कुछ इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया, तो ये जो रेड कलर की है ये सीमा है इनकी, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से राष्ट्रकूटों की सीमाएं बढ़ जाएगी और गुज्जर प्रतिहार की सीमा कम हो जाएगी। सपोज यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार ने फिर वापस इनके ऊपर अटैक कर दिया, तो राष्ट्रकूट के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया, तो यहाँ पे कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया, तो राष्ट्रकूटों की सीमा कम हो जाएगी और गुज्जर प्रतिहार की सीमा बढ़ जाएगी। तो कहता है कि इस तरह इनकी सीमाएं जो थी है ना, परिवर्तनशील थी, बढ़ती और घटती रहती थी। हाँ जी, तो आगे आ गया द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। इमरजेंस होता है उदय, तो कहता है कि नए राजवंशों का उदय। बाय द 7th century देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कहता है कि जो 7वीं सदी के आते आते जो उपमहाद्वीप में अलग अलग भागों में बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स होता है, भूमि स्वामी और योद्धा सरदार, वॉरियर चीफ होता है, योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। मीन्स कि उनकी होद आ चुकी थी, वो अस्तित्व में आ चुके थे सब कॉन्टिनेंट में। हाँ जी, तो आगे कहता है एग्जिस्टिंग किंग, तो जो पहले से मौजूद राजा थे, एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज, एक्नॉलेज होता है स्वीकार करना, देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स, अधीन और समंत, तो उनको अपने अधीन और समंतों के रूप में स्वीकार किया। मीन्स कि जो राजा थे, पहले थे राजा थे, उन्होंने अपने अधीन और समंतों के रूप में इनको मान्यता दी हुई थी। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। हाँ जी, एक्सपेक्टेड होता है आस करना, तो उनसे आस की जाती थी, तो वो गिफ्ट लेके आए, ठीक है, किसके लिए, राजा और ओवरलॉर्ड्स मीन कि अपने स्वामी के लिए, राजा और अपने स्वामी के लिए गिफ्ट लेके आए। तो प्रेजेंट रहे, बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, कोर्ट में प्रेजेंट रहे वो, ठीक है, राजा का कोर्ट होता था ना, मीन्स कि राजा के दरबार में हाजिरी लगाए और उनको सैनिक सहायता प्रदान करे, जब उसको जरूरत हो, राजा को जब सेना की जरूरत हो तब उसको सैनिक सहायता भी प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ जी, एज समंतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी ए महासमंता और महामंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ रीजन एंड सो ऑन। हाँ जी, गेन्ड पावर होता है अधिक सत्ता, और जब वेल्थ मीन्स की संपत्ति प्राप्त करने के बाद, हासिल करने के बाद, जो समंत है ना, अपने आप को महासमंता नाम से, महासमंता और महामंडलेश्वर, जो कि पूरे मंडल का महान स्वामी जिसको बोल देते थे, इत्यादि घोषित कर देते थे। मीन्स कि ये टाइटल अपने लिए घोषित कर देते थे। कोई तो अपने आप को महासमंताज बोलने लग जाता था, कोई अपने आप को महामंडलेश्वरा बोलने लग जाता था, तो अपने आप के लिए टाइटल घोषित कर दिए उन्होंने। तो समटाइम दे अरेस्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। तो असर्टेड होता है किसी बात पे जोर देना या किसी बात का दावा करना। तो कहता है कि समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओवरलॉर्ड्स, मीन्स कि कभी कभी वह अपने स्वामी
जो जिसके वो अधीन होते हैं, ठीक है, ओवरलॉर्ड्स जिसको बोल देते हैं, की अधीनता से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो अब ये दावा करते हैं कि वो अब स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं है। मीन्स कि कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का दावा भी करते हैं। हाँ जी, वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन दक्कन। तो कहता है कि इसी तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था, ठीक है। इनिशियली होता है शुरू में, ठीक है, तो इनिशियली मीन्स का शुरू में, दे वर सबऑर्डिनेटेड टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। तो कहता है कि शुरू में वह जो कर्नाटका के चालुक्य राजा थे ना, उनके अधीन थे। ये शुरुआत में जो कर्नाटका के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इन द मिडिल 18th सेंचुरी, हाँ जी, क्या होता कि द मिडिल 18th सेंचुरी में जो दंती दुर्ग आ राष्ट्रकूटा चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भा। तो इसको क्या बोलते हैं? हिरण्य गर्भा बोलेंगे इसको। लिटरली जो इसका मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ है इसका लिटरली द गोल्डन वॉर्म। तो सोने का गर्भ, वॉर्म होता है गर्भ। तो एक अनुष्ठान किया था उसने, जिसको क्या बोलते हैं? हिरण्य गर्भ, तो सोने का गर्भ जिसको बोलते हैं। तो क्या कहता है कि मिडिल 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो दंती दुर्ग था ना, दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। तो जिसके वो अधीन थे, उनकी अधीनता से उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया और उन्हें हराया और उसको हरा दिया बाद में, ठीक है। ओवरथ्रोन होता है उखाड़ फेंकना या हरा देना, ठीक है। उनको हरा दिया। उसके बाद हिरण्य गर्भ नाम का अनुष्ठान किया था। जैसे अनुष्ठान होता है, जैसे कोई यज्ञ वगैरह करते हैं, ठीक है। जैसे अपने रामायण में देखा है कि वो यज्ञ करते थे, ठीक है। तो इस तरह ये महाभारत में और कई सीरियल्स में देखा है कि यज्ञ कैसे करते। तो इसी तरह एक अनुष्ठान किया था उन्होंने। एक उसमें क्या था कि उसने हिरण्य गर्भ नाम का जो अनुष्ठान किया था कि दोबारा से बर्थ लेना होता है इसका। तो आगे देखते हैं इसको। कहता है व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, इट वाज थ्रू टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द sacrificer एज ए क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय द बर्थ। हाँ जी, कहता है कि ये जो अनुष्ठान था ब्राह्मणों की मदद से किया गया था, ठीक है। ब्राह्मणों की मदद से किया गया। तो पहले हमारा जो समाज था 4 वर्णों में बटा हुआ था। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का जो काम होता था वो शिक्षा देना होता था। जो क्षत्रिय होता था उसका काम होता था अपने देश की रक्षा करना, ठीक है। उसके अधीन जो आते हैं राजा वगैरह इसमें आ जाते थे। उसके बाद वैश्य और उसके बाद लास्ट वाली जो थी शूद्र आ जाती, सबसे जिसको नीच समझा जाता था, तो सबसे निम्न वर्ग आ जाता था। तो दूसरे नंबर पे जो ब्राह्मण जो हमारे पहले पे ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय आ जाते थे। हाँ जी, तो कहता है कि ये माना जाता था कि उसके जो याचक थे जन्मजात क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रत्व प्राप्त कर लेते हैं। मीन्स कि चाहे वो जन्म से ये क्षत्रिय नहीं था, ठीक है, तो ये अनुष्ठान करके अपने आप को रीबर्थ देके अपने आप को क्षत्रिय स्थापित करवाया इसने। कौन सा राजा था ये? दंती दुर्ग। हाँ जी, इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम्स। तो कहते हैं कुछ अन्य उदाहरणों में जो उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैनिक कौशल का इस्तेमाल किया, सैनिक बल का प्रयोग किया, मीन्स की, ठीक है। तो सैनिक स्किल जो थी उनका प्रयोग किया। तो फॉर इंस्टेंस मीन्स की इसका मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे द कदम्बा, तो इसको क्या बोलेंगे? कदम्बा मयूर शर्मन, ठीक है। तो मयूर शर्मन, कदम्बा मयूर शर्मन एंड गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्रा,
तो याद रखना, गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्रा वास ब्राह्मण। तो ये लोग ब्राह्मण थे, ये लोग जो थे ना ये ब्राह्मण थे। कौन कौन? एक तो कदम्बर, मयूर शर्म और गुज्जर प्रतिहार। हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशनल, तो अपना जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज पुश्तैनी इनका जो प्रोफेशन था उसको छोड़ दिया इन्होंने। एंड टुक टू आर्म, और हथियार उठा लिए इन्होंने। सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली, तो इन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिए और कमर्श कर्नाटक और राजस्थान के अन्य सफलतापूर्वक राज्य स्थापित कर लिए। ठीक है, तो ये ब्राह्मण थे पर इन्होंने हथियार उठा लिए, अपना जो कित्ता था उसको छोड़ के। ठीक है, और ये क्षत्रिय बन गए और उन्होंने कर्नाटका और राजस्थान के कुछ हिस्सों पे अपना कब्जा कर लिया, अपना जो राज्य स्थापित कर लिया। और हाँ जी, तो ये कदम्बर मयूर शर्म, ठीक है, तो ये कदम्बर मयूर शर्मण है। तो इन्होंने क्या किया था कि एक ब्राह्मण थे, अपने ब्राह्मण को छोड़ के इन्होंने क्या किया था, शस्त्र उठा लिए थे। हाँ जी, आगे फिगर 1 है, वाल रिलीफ फ्रॉम केव 15 एलोरा शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लॉइन, इट इज ए वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा पीरियड। तो कहता है कि एलोरा की गुफाओं में 15 नंबर गुफा का अंदर का ये चित्र है, जिसमें जो विष्णु है उसको नरसिंह मीन्स की पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। तो ये राष्ट्रकूट जो पीरियड है उस समय की कृति बनी हुई है। ठीक है, तो उसको एक शेर के रूप में, ठीक है, ये देखिए पिक्चर, शेर के रूप में दिखाया गया है। डू यू थिंक बीइंग बोर्न एज ए क्षत्रिय वाज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकेम ए रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड? तो कहता है क्या आपके विचार से उस दौर में शासक बनने के लिए, मीन्स की राजा बनने के लिए एक क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? हाँ जी, आ गया एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, की राज्यों के प्रशासन। ठीक है, तो मैनी ऑफ न्यू किंग्स अडॉप्ट हाई सराउंडिंग टाइटल सच एज, तो कहता कि बहुत सारे जो राजा थे ना उन्होंने भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। तो हाई सराउंडिंग टाइटल होता है, भारी भरकम उपाधियां धारण की थी, जैसे एज ए महाराजा अध्यराज। ठीक है, महाराजा ध्यराज जिसको बोल देते हैं, ध्यराज, इसका था ग्रेट किंग, जिसका मतलब होता था ग्रेट किंग, और ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स मीन राजाओं के राजा। ठीक है, जिसको बोलते हैं राजाओं के राजा। उसके बाद आ जाता है त्रिभुवना चक्रवर्तिन। ठीक है, त्रिभुवना चक्रवर्तन, तो ये उपाधियां थी, महाराज अध्यराज और त्रिभुवना चक्रवर्तन। तो लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स मीन्स की तीनों भवनों का स्वामी। तो ये इन्होंने उपाधियां धारण की थी, एंड सो ऑन, इस तरह की और भी उपाधियां धारण की हुई थी। तो हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ सच ए क्लेम्स, कहता है कि लेकिन तरह के दावों के बावजूद वे दे ऑफन शेयर पावर्ड विद देयर समंतास एज वेल एज द एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। हाँ जी, तो कहता है कि इस तरह के दावों के बावजूद वह अपने समंतों और साथ साथ किसानों, व्यापारियों, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी जो सत्ता थी ना उसको क्या करते थे, साझा करते थे। इन ईच ऑफ दी स्टेट्स रिसोर्सेस वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर, तो दैट इज पीजेंट, कैटल कीपर्स एंड आर्टिशियन। मीन्स कि इनमें से हर एक राज्य में उत्पादन के जो स्रोत होते थे उनको प्राप्त करने के लिए, अर्थात किसानों पे, किसान पीजेंट किसान होता है। ठीक है, तो कैटल कीपर्स आपके पशुपालक हो गए, और जो आर्टिशियन आपके कारीगर हो गए। तो हु वर ऑफन प्रेसिडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे हैव प्रोड्यूस, तो उनको अक्सर उनके जो उत्पादन का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या बाध्य कर दिया जाता था कि आपको देना ही पड़ेगा। मीन्स कि मजबूर कर दिया जाता था। हाँ जी, समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, रेंट होता है लगान के रूप में, ड्यू टू लॉर्ड हु
who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from the trader. तो क्या होता था, कभी कभी इन हिस्सों में जो लगान होता था, रेंट होता आपका लगान, मानकर वसूला जाता था कि क्योंकि प्राप्त करने वाला भूमि स्वामी है होने का दावा करता था। तो किस तरह वो लगान लेता था, कहता है कि कभी कभी इन हिस्सों में लगान जो था मानकर वसूला जाता था कि जो ये राजा है, जो जमीन है ना वो राजा की है, ठीक है, वो इसका मालिक है, तो इसीलिए वो लगान इकट्ठा कर सकते हैं। तो कहता है कि रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर, तो व्यापारियों से भी जो लगान इकट्ठा किया जाता था। तो राजा होने के नाते अपने आप को जमीन का मालिक साबित करते हुए वो लगान इकट्ठा करता था। तो आगे कहता है कि 400 टैक्सेस, 400 कर, उनके बारे में देखते हैं। हाँ जी, इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोल्स हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर्स टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। कहता है कि जो तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के जो अभिलेख थे, अभिलेख पता है ना आपको क्या होता है कि हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ लिखा होना, तो अभिलेखों में अलग अलग किस्म के करों के लिए, जो अलग अलग किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले हैं। तो 400 तरह के सूचक शब्द मिले हैं करों के लिए, ठीक है, टैक्सेस के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज, तो कहता है कि सबसे अधिक उल्लेखित जो कर है, सबसे ज्यादा जिसके बारे में लिखा हुआ है इसमें, तो वो क्या है, वो है वेटी, ठीक है। तो उस कर का नाम क्या है, वेटी। टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, तो एंड कदम्बी और लैंड रेवेन्यू। हाँ जी, कहता है कि जो नगद की बजाय ना जबरदस्ती काम करवा के लिया जाता था, ठीक है। तो ये कैश नहीं लेते थे, उनसे काम करवाया जाता था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था कि रूम में लिया जाता था, यानी कि जबरदस्त लेबर करवाई जाती थी उनसे, जबरदस्ती। तो आगे आ गया हमारा कदम मई, इसको बोलेंगे कदम्बई भी बोल सकते, कदम्बई और लैंड रेवेन्यू। तो कदम्बई यानी कि भूमि राजस्व था, ये जमीन के ऊपर लिया जाने वाला कर था ये। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग ऑफ द हाउस, मीन्स की घास फूस की जो छत बनाते थे, ठीक है। तो कहता कि इसके अलावा टैक्स देना पड़ता था, जो घास फूस की छत वगैरह बनाते उसके लिए भी। द यूज ऑफ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्री, तो लैडर जो पौड़ी लगा के क्लाइंब चढ़ते थे ना पाम ट्री के ऊपर, उसके लिए भी इनको टैक्स देना पड़ता था। आ सेस ऑफ सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, इसका मतलब कि पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त हासिल करने के लिए, जमीन की जो मुखिया बन रहा है तो सारी संपत्ति उसको हो जाएगी, तो उसके ऊपर भी इत्यादि ऐसे बहुत सारे और कर भी उनको देने पड़ते थे, जो इसमें उल्लेखित है। कहता कि आर एनी सच टैक्सेस कलेक्ट टुडे, तो क्या आज इनमें से कोई कर वसूला जाता है। हाँ जी, दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। मीन्स की ये जो संसाधन थे ना, रिसोर्सेज थे, कहता है कि राज्य की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, ठीक है, फाइनेंस किंग्स एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसका वित्तीय आधार बनते थे। और कहता है कि साथ ही साथ जो ये रिसोर्सेज होते थे ना, जो पैसा इकट्ठा करते थे, तो उनसे कंस्ट्रक्ट करते थे, बनाते थे, मंदिर और किले वगैरह ये बनाते थे। दे वर आल्सो यूज्ड टू फाइट वार, तो संसाधन उन युद्धों को लड़ने के लिए भी कहता है इस्तेमाल होते थे, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू एक्वेशंस ऑफ वेल्थ, तो इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर होता है लूट, तबाही, जो लूट करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं, एंड असेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट, तो जिससे कहता है कि जिससे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यवसायिक मार्गों में
प्रयोग की संभावनाएं बढ़ती थी। तो जो हाँ जी, द फंक्शनरीज फॉर द कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली recruited from influential families and position were often hereditary। मीन्स कि जो आमदनी एकत्रित करने के लिए जो कार्य करता थे ना, आमतौर पे वे प्रभावशाली जो परिवार होते थे द्वारा भर्ती किए जाते थे। ठीक है, तो प्रभावशाली परिवार द्वारा भर्ती किए जाते थे और उनकी जो पोस्ट होती थी अक्सर वो खानदानी होती थी। ठीक है, तो जो उनके ओहदे होते थे ना वो अक्सर खानदानी होते थे। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। तो इसी तरह क्या फौज के बारे में भी ये बात सच है। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग्स हेल्ड द दीज पोजीशन। तो जो राजे के बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि जो राजे के नजदीक रिश्तेदार होते थे ना, तो वही ये पोस्ट प्राप्त करते थे। जो ऊंचे ओहदे होते थे ना, तो वो सारी फैमिली जो राजे से रिलेटेड होती थी, तो वही ये जो पोजीशन प्राप्त करती थी। हाँ जी, आगे कहता है इन व्हाट वेज दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे सिस्टम। तो कहता है कि प्रशासन का ये जो रूप है ना, आज की जो व्यवस्था है, जो आज के बारे में बात कर लें तो किन मायनों में आज की व्यवस्था से अलग है। तो आगे आ गया हमारा प्रस्तीस एंड लैंड ग्रांट्स। इसको कहते हैं प्रस्तीस और भूमि अनुदान। ठीक है, प्रस्ती कंटेन्स डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। कहता है कि जो प्रस्तियों में ऐसा ब्यौरा होता है कि जो सत्य भी नहीं भी हो सकता, जो इसमें लिखा होता प्रस्ती में सत्य नहीं भी हो सकता। बट दे टेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिपेक्ट देमसेल्फ। तो कहता है कि पर ये हमें बताती है कि रूलर अपने आप को किस तरह दिखाना चाहता था, किस तरह अपने आप को पेश करना चाहता था। एज ए वैलियंट, तो एक वैलियंट के रूप में, मीन्स की एक शूरवीर के रूप में, विक्टोरियस वॉरियर एक विजेता के रूप में। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दीज वर कंपोज्ड बाय लर्नड ब्राह्मण। तो ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कहता रची गई थी। हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। हाँ जी, द अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा। तो अचीवमेंट होता है प्राप्तियां, तो नागभट्टा की उपलब्धियां या प्राप्तियों के बारे में। तो मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रस्ती। तो कहता कि कई शासकों ने प्रस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया, अपने बारे में बताया हुआ कि उसने क्या क्या किया हुआ है। यू रीड अबाउट द प्रस्तीस ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्र गुप्ता लास्ट ईयर। तो आपने कहता है कि पिछले साल गुप्त शासक जो थे समुद्र गुप्त की प्रस्ती के बारे में पढ़ा था। तो ऑन प्रस्तीस, तो रिटन इन संस्कृत वन प्रस्ती, एक प्रस्ती जो रिटन इन संस्कृत में लिखी हुई है, एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स। तो एक्सप्लॉइट्स होता है डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स, कारनामे ऑफ नागभट्टा। नागभट्टा अप्रतिहार किंग एज फॉलो। तो कहता है कि जो एक संस्कृति में लिखी हुई ग्वालियर के मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रस्ती में प्रतिहार नरेश नागभट्टा के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो नीचे दिया हुआ किस प्रकार किया हुआ है। द किंग ऑफ आंध्रा सैंधवा, द किंग ऑफ आंध्रा सैंधवा, सिंध जिसको बोल देते हैं, विदर्भा, इसको क्या बोलेंगे विदर्भा। ठीक है, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा। ठीक है, कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज प्रिंसेस। तो कहता है कि आंध्रा सदैव, सिंध जिसको बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा आ जाता है, और कलिंगा जो उड़ीसा का एक हिस्सा है। कहता है कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वह क्या था, राजा ही था, मीन्स कहते प्रिंस था, राजकुमार था। तो कहता है कि ये सारे राजा थे ना जिनके हमने नाम देखे, तो जो नागभट्ट था उसके आगे इस तरह धाराशायी हो गए, उसके नीचे आगे झुक गए थे कि अभी तो वो सिर्फ राजकुमार था। तो आगे कहता है कि ही वोन अ विक्ट्री ओवर
कहता है ही वोन ए विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध, चक्रयुद्ध द रूलर ऑफ कनौज। तो उन्होंने कनौज के शासक चक्रयुद्ध को विजय किया, ठीक है, उसको हराया उसने, उसके ऊपर जीत हासिल की। हाँ जी, ही डिफेटेड द किंग ऑफ वंगा, ठीक है, वंग जो पार्ट ऑफ बंगाल का है, अनंत अनंता अनंतरा, ठीक है, अनंतरा इसको बोल देंगे, पार्ट ऑफ गुजरात का है। उसके बाद मालवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद किराता, किरात भी बोल सकते इसको, किराता बोल सकते, किरात बोल दो। तो फॉरेस्ट पीपल्स जो जंगली लोग थे उनको हराया। उसके बाद आ गया तुर्कश, तुर्कशा जो तुर्क के लोग थे, ठीक है, वो आ जाते हैं। उसके बाद वत्स, वत्सा आ गया, वत्सा या मत्स्या बोल सकते इसको, वत्सा या मत्स्या। बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया, तो ये नॉर्थ इंडिया में किंगडम है। तो ये प्रस्ती है, एक राजा की प्रशंसा में गाई हुई प्रस्ती है, ठीक है, राजा की प्रशंसा के बारे में बता रही है। किसकी है? नागभट्टा की है। हाँ जी, तो ये होती है प्रस्तीस, ठीक है, इस तरह की बनी होती है। तो यहाँ पे इसको बंद करके ऊपर सील लगा दी जाती है। तो ये जरूरी नहीं कि प्रस्ती इस तरह की हो, इसके ऊपर भी लिखी हो सकती है, हार्ड सरफेस के ऊपर। तो कॉपर की प्लेट्स पे हमने देखा था लिखी होती है, तो ये प्रस्तीस होती है। हाँ जी, तो ये जो किंग नागभट्टा है, द अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा के बारे में हमने देखी थी। तो ये है किंग जो नागभट्टा है। आल्सो सी इफ यू कैन फाइंड सम ऑफ दीज एरियाज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑन मैप 1। अदर रूलर्स मेड सिमिलर क्लेम एज वेल, व्हाई डू थिंक दे मेड दीज क्लेम्स। कहता कि जो अभिलेख है में उल्लेखित जो इलाकों में से कुछ को मानचित्र एक में ढूंढने की कोशिश करो, और दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए हुए हैं, जैसे नागभट्ट के बारे में किया हुआ है। तो अपने विचारों से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे। तो कहता कि आपके विचारों से ऐसे जो दावे उन्होंने किए हुए, राजाओं ने किए हुए हैं, उनके बारे में किए हुए हैं, तो उन्होंने क्यों किए होंगे। हाँ जी, किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो कहता कि जो किंग होते थे ना, अक्सर जो इनाम देते थे ब्राह्मण्स को भूमि के रूप में, ठीक है, भूमि ग्रांट, भूमि दान कर देते थे उनको, ठीक है। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। तो ये सारा सभी का जो रिकॉर्ड होता है कॉपर प्लेट्स के ऊपर रखा जाता था। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, जो जिसने भूमि ली हुई है उसके बारे में, ठीक है। तो ये कॉपर प्लेट को हम तांबर पत्र भी बोल देते थे, पर अभिलेखित होते थे, उसके ऊपर ये सारा कुछ लिखा जाता था, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, कि ब्राह्मण को जो दिए जाते थे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप इनकी पिक्चर्स। हाँ जी, आगे है फिगर 2। देखो, दिस इज ए सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग ए ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन 19th सेंचुरी, रिटन पार्टली इन संस्कृत and partly in Tamil. The rings holding the plates together in secured with the royal seal to indicates that this is an authentic document, मीन्स कि प्रमाणित डॉक्यूमेंट है। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, प्रमाणिक डॉक्यूमेंट। हाँ जी, कहता है कि ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा जो तमिल में लिखे हुए तमिल पत्र थे, जिसको बोल देते हैं, इनको तमिल पत्र बोल देते हैं, का एक संग्रह है, मीन्स कि उनको इकट्ठा किया हुआ है, जिससे 9वीं सदी में एक शासक ने द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का लेख है, जिसमें 9वीं सदी में एक जो शासक ने भूमि दान की थी, अनुदान की थी, उसका उल्लेख है। जिन कड़ियों में ये पत्र जुड़े हुए हैं, तो ये कड़ियां होती है। हाँ जी, कहता है कि जिन ये कड़ियों में, ठीक है, तो जिन कड़ियों में ये पत्र जुड़े होते हैं उन पर राशि मोहर लगी होती है, ठीक है, इनको जोड़ के इसके ऊपर मोहर लग जाती है, जो हर बतलाने के लिए, तो ये बतलाने के, ये मोहर जो होती है ये बतलाने के लिए लगाई जाती है कि ये प्रमाणिक दस्तावेज है, ठीक है। दस्तावेज को प्रमाण करने के लिए उनके ऊपर एक मोहर लगा दी जाती थी। हाँ जी, आगे है व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। तो कहता है कि भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। हाँ जी, कहता है दिस इज ए पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोल्स। तो ये चोलों के द्वारा
दिए गए एक भूमि अनुदान के तामिल भाग का एक छोटा सा अंश लिया हुआ है, एक अंश लिया उसमें से लिया हुआ है। तो कहता है कि वी हैव डेमोकेटेड, डेमोकेटेड हदबंदी करना, डेमोकेटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट्स, एम्बैंकमेंट्स होता है बांध बना के, एम्बैंकमेंट्स एज वेल एज बाय प्लांटिंग टॉर्नी बुशेस, तो टॉर्नी बुशेस होता है कांटेदार झाड़ियां लगा के। हाँ जी, कहता है कि हमने मिट्टी के तटबंध बनाने के साथ साथ कटीली झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं का सीमांकन कर दिया है, ठीक है, उनकी सीमाओं को बांट दिया है। किस तरह मिट्टी के बांध बना के, तटबंध जो होते हैं, एम्बैंकमेंट होता है मिट्टी के बांध बना देना, ठीक है, साथ साथ कटीली झाड़ियां लगा के, कांटेदार झाड़ियां लगा के, तो इस सीमा को बांट दिया है। हाँ जी, दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन, तो कहता है कि इस भूमि पर यह चीजें हैं, कौन कौन सी है, फ्रूट बियरिंग ट्री, तो फलदार जो वृक्ष आ जाते हैं, फलदार ट्रीज आ जाती है इसमें, पानी हो गया, लैंड जमीन हो गई आपकी, गार्डन एंड ऑर्चार्ड्स होता है बागान, ठीक है, गार्डन आ जाते हैं, बाग आ जाते हैं, ऑर्चर्ड्स बाग आ गए आपके, तो ट्रीज आ गए, दरख्त आ गए, वेल्स कुएं आ गए, ओपन स्पेस खुली जगह आ जाती, पास्चर लैंड आपकी जो चारागाह होती है जहाँ पशु चरने के लिए जाते हैं, विलेज, एक विलेज भी आ सकते थे, तो आंट हिल्स आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म ऊंची जगह, कैनल्स आ सकती है, नहरें छोटी छोटी, डिचेस खाइयाँ आ जाती है, रिवर नदियाँ आ जाती है, सिल्ट लेडन लैंड, तो ये होती है आपकी दलदली जमीन जो होती है, ठीक है, टैंक्स आ जाते हैं जिसमें छोटे तालाब वगैरह, ग्रीनरीज आ जाती है, फिश पॉन्ड आ जाते हैं, बी हाइव्स मधुमक्खियों के छत्ते वगैरह, एंड डीप लेक्स, तो गहरी झीलें भी इसमें आ जाती हैं। तो ही हु रिसीव्ड द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, तो जो ये लैंड रिसीव करता है तो वहां से वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ से वो टैक्स वसूल सकता है। ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस imposed by judicial officers as fines, the tax, हाँ जी, टैक्स ऑन बेटर लीव्स, बेटर लीव्स तो पान के पत्ते, दैट और वोवन क्लोथ, बुने हुए कपड़ों के ऊपर, एज विल एज ऑन व्हीकल्स, तो व्हीकल्स के ऊपर, तो वो कहता है कि हाँ जी, तो जुडिकल ऑफिसर्स होते हैं कि न्यायाधीशों द्वारा, ठीक है, तो वो कहता है कि वह न्यायाधीशों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है, जैसे पान के पत्तों पर लगने वाला कर हो गया, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर हो गया, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला जो कर वसूल सकता है, तो ये सारे के सारे वो कर वसूल सकता है। He can build large rooms with upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug. तो कहता है कि वह पक्की ईंटों से बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है और बड़े और छोटे कुएं भी खुदवा सकता है वो, ठीक है, बड़े और छोटे कुएं भी खुदवा सकता है। He can plant tree and thorny bushes in necessary if he can get canals construction for irrigation. तो वह पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है और जरूरत हो तो सिंचाई के लिए नहरें बनवा सकता है, ठीक है। He should ensure that water is not wasted and that embankments are built. तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। तटबंध होते हैं मिट्टी के बने हुए बांध होते हैं, ठीक है। तो आगे है लिस्ट ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेज ऑफ इरिगेशन मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस एंड डिस्कस हाउ दीज माइट हैव बीन यूज्ड। तो लेख में सिंचाई में जो कितने संभव स्रोतों का उल्लेख किया, तो जो लेख है इसमें जो सिंचाई के कितने संभव जो स्रोत है उनके बारे में बताएगा, टैंक, कैनाल, एरिया, वेल्स वगैरह के बारे में उनकी कहता है सूची बनाओ और विचार विमर्श कीजिए कि उनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over कश्मीर। हाँ जी, वो कहता है कि 12वीं शताब्दी में ना एक असाधारण एक लंबी संस्कृत कविता थी, ठीक है, जिसमें कश्मीर के ऊपर राज्य करने वाले राजाओं का जो इतिहास शामिल है।
तो जिसने उसके ऊपर राज्य किया उसके इतिहास इसमें शामिल है। हाँ जी, तो कहता है इट वाज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम कल्हाना। ठीक है, तो कहता है कि कल्हाना नामक एक रचनाकार ने द्वारा इसकी रचना की है। तो कल्हाना ने इसको कंपोज किया है, इसकी रचना की है। ही यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेसेस, अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्टोरीज। तो हिस्ट्रीज, अर्लियर जो हिस्ट्री है। हाँ जी, कहता है कि उसने इसको लिखने के लिए कई स्रोतों की प्रयोग किया है। ठीक है, जिसमें शिलालेख आ जाते हैं, इंस्क्रिप्शन आपके, तो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट वगैरह आ गया। आई विटनेस जो होता है, चश्मदीद गवाह जो होते हैं, तो और पहले का जो इतिहास था उनका प्रयोग किया है। तो इसको शामिल करके उसने इसको लिखा है। हाँ जी, आगे कहता है कि अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रस्तीज ही वाज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। मीन्स कि प्रस्तियों के जो लेखकों के विपरीत, ठीक है, जो प्रस्तियों के लेखक थे उनके विपरीत या उल्ट कह सकते, वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक थे। ठीक है, तो उनकी आलोचना करता था वो। हाँ जी, तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।